नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान से जुड़े एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल को समझने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिसके पास किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की संवैधानिक शक्ति है। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से भोजपुरी और मैथिली जैसी भाषाओं को ऑफिशियल स्टेटस देने की मांग काफी तेज हो गई है। लाखों लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी भाषा को पहचान मिले, पर यह अधिकार है किसके पास? ये फैसला लेगा कौन? तो सबसे पहले बात करते हैं इसी बढ़ती हुई मांग की। ये कोई सिर्फ किताबी या थियोरेटिकल बहस नहीं है, ये एक जीती जागती मुहिम है जिससे करोड़ों लोगों की पहचान और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भोजपुरी और मैथिली तो हैं ही, इनके अलावा संथाली जैसी और भी कई भाषाएं बोलने वाले समुदाय हैं जो आधिकारिक मान्यता की मांग कर रहे हैं। और अब ये आवाजें संसद से लेकर सड़क तक पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो रही हैं। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर और एक बहुत ही आम गलतफहमी पर। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, ये पावर आखिर है किसके पास? चलिए इस आम धारणा की जरा पड़ताल करते हैं। सवाल बहुत सीधा है, क्या ये शक्ति राज्य के गवर्नर के पास है या फिर किसी और के पास? जरा सोचिए, इसका संवैधानिक जवाब आखिर क्या हो सकता है? तो देखिए, आम धारणा तो यही है कि किसी भी स्टेट में वहां की किसी भाषा को मान्यता देने की पावर गवर्नर साहब के पास होती है। लेकिन क्या यही संवैधानिक सच्चाई है? चलिए अब इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो फिर असली जवाब क्या है? हमारा संविधान इस बारे में एक बहुत ही साफ और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला जवाब देता है। जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 347 में, और यह बिल्कुल साफ कहता है कि अगर किसी राज्य की आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा अपनी भाषा को आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने की मांग करता है, तो भारत के राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। संविधान के इन शब्दों पर गौर कीजिए। इसमें बिल्कुल साफ साफ राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गवर्नर का कहीं जिक्र तक नहीं है। और बस यही इस पूरी बहस का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। तो बात एकदम साफ है, ये जो पावर है ये ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही गवर्नर के पास। ये एक एक्सक्लूसिव पावर है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सके और सेंट्रल स्टेट का संतुलन भी बना रहे। ये टेबल देखिए, इससे पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है राष्ट्रपति, जिनके पास आर्टिकल 347 के तहत सीधी और निर्णायक शक्ति है, और दूसरी तरफ है गवर्नर, जिनका रोल यहां बहुत लिमिटेड है। हाँ, उनके अधिकार विधानसभा या कोर्ट में भाषा के इस्तेमाल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब बात जनता की मांग पर किसी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की आती है, तो ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 347 है वो हमारे संविधान के पूरे भाषाई ढांचे में आखिर कहाँ फिट होता है। इसे ऐसे समझिए कि संविधान के पास भाषा नीति के लिए एक टूल बॉक्स है। आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने की आज़ादी देता है। वहीं आर्टिकल 348 देश की सबसे बड़ी अदालतों की भाषा तय करता है। और आर्टिकल 347 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेशल टूल है जो तब इस्तेमाल होता है जब जनता अपनी भाषा के लिए मान्यता की मांग करती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी राष्ट्रीय नियम है। आर्टिकल 348 ये तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के फैसलों का जो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होगा, मतलब जो आधिकारिक पाठ होगा, वो सिर्फ अंग्रेजी में होगा। ऐसा इसलिए ताकि पूरे देश में कानूनी मामलों में एकरूपता बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी रहे। अब बात करते हैं उस मंजिल की जिसे कई भाषाएं हासिल करना चाहती हैं, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची, द 8th शेड्यूल में शामिल होना। आज की तारीख तक इस बेहद अहम लिस्ट में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। ये जो 22 भाषाएं हैं ये भारत की जबरदस्त भाषाई विविधता को दिखाती हैं। इसमें हिंदी और संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषाएं भी हैं, तो वहीं संथाली और मैथिली जैसी भाषाएं भी, जिन्हें बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए जोड़ा गया। मतलब ये लिस्ट स्टैटिक नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है।
और जैसा मैंने कहा, ये लिस्ट पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2011 में देखने को मिला, जब 96वें संविधान संशोधन के जरिए उड़िया भाषा का आधिकारिक नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? प्रोसेस असल में 2 स्टेप का है। पहला, लोगों की तरफ से एक मजबूत और साफ मांग उठनी चाहिए, और दूसरा, उस मांग पर आर्टिकल 347 के तहत भारत के राष्ट्रपति का आखिरी फैसला। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना चाहिए, क्या किसी भाषा को मान्यता देना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है, या फिर ये करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, उनके सम्मान और उनकी विरासत से जुड़ा एक कहीं ज्यादा गहरा सवाल है? इस पर सोचिएगा जरूर।